नमस्कार, मैं श्री राम शर्मा, राजस्थान एग्री क्लासेज जयपुर एवं एग्री कोचिंग जयपुर के डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हिंदी की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? हिंदी। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर, कृषि पर्यवेक्षक के अंदर हिंदी का भी पार्ट आता है, जिसके 15 क्वेश्चंस हमारे हिंदी में पूछे जाते हैं। तो इनमें हमें देखना है, तो मोस्टली इनके अंदर जो समास, जो आपके टॉपिक चलते हैं वो है संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द युग्म है और लोकोक्ति, मुहावरे और पारिभाषिक शब्दावलियां। इनसे संबंधित हमारे यहाँ 15 क्वेश्चन आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे। तो आज हम जो आपके समक्ष देखने जा रहे हैं वो देख रहे हैं संधि का सामान्य परिचय। आज हम कोई संधि नहीं पढ़ने जा रहे, केवल संधि का परिचय देखने जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण के अंदर कहा गया है कि संधि बराबर हिंदी। यदि संधि आपको आती है तो हिंदी व्याकरण भी आपको आएगी, और यदि संधि आपको पूरी तरह नहीं आएगी तो हिंदी व्याकरण भी पूर्णतया आपको नहीं आ पाएगी। अर्थात हिंदी व्याकरण में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल है वो है आपके किसका है? संधि प्रकरण का है। किसका है? संधि प्रकरण का है। और संधि प्रकरण को हिंदी व्याकरण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी। क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर रीढ़ की हड्डी को हटा दिया जाए तो व्यक्ति पूरी तरह कार्य नहीं कर पाता। इसी तरह संधि के बिना व्याकरण का भी पूरी तरह प्रचलन में आना संभव नहीं है। तो आज हम देख रहे हैं वो हमारा टॉपिक कौन सा है? तो वो हमारा टॉपिक है कौन सा? संधि। कौन सा टॉपिक है हमारा? संधि। अब सबसे पहली चीज है कि हम संधि लिखने के दौरान शब्द शुद्धि का ध्यान नहीं रख पाते। हम में से कईयों के द्वारा संधि ऐसे भी लिख दी जाती है और कई लोग संधि को ऐसे भी लिखते हैं। अब समस्या ये है कि शब्द दोनों सही हैं, गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% गलत है, लेकिन व्याकरण की शब्द शुद्धि के आधार पर, व्याकरण में प्रचलित वर्तनी की शुद्धता के आधार पर जो हमारा 100% शुद्ध माना जाएगा वो कौन सा शब्द होगा? वो आपका होगा कौन सा? ये वाला संधि जो है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, और ये वाला जो संधि है इसको सेकंड प्रायोरिटी के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अब इसका कारण क्या है कि इसे सही नहीं मान करके इसे सही माना गया? इसके पीछे भी तो कोई कारण रहा होगा। तो ध्यान रखना, आपको व्यंजन संधि का एक नियम है कि यदि प्लस से पहले मैं हो और बाद में आपका क्या हो? स्पर्श व्यंजन का वर्ण हो, तो मैं को अनुस्वार में नहीं बदला जाता, बल्कि मैं को पंचमाक्षर में बदल दिया जाता है। या फिर दूसरे तरीके से आप शब्द की शुद्धि करना, शब्द शुद्धि के नियम से सीख लो। क्या कह रहा है कि यदि शब्द में कोई सा स्पर्श व्यंजन आ रहा हो, शब्द में क्या आ रहा हो? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं?
तो कैसे लेकर मैं तक के, देखा होगा के वाली लाइन, च वाली, टे वाली, ते वाली और पे वाली, टोटल 25 वर्ण होते हैं, आपने देखे होंगे। 5 लाइनें और प्रत्येक लाइन में 5 वर्ण होते हैं, इसलिए के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्गों में विभाजित होते हैं। वो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 25। तो इन 25 व्यंजनों से पहले यदि कहीं भी नंग, अंग, वंग बुलाएगा, कहीं भी अंग, नंग, वंग उच्चारित होगा, तो वो कभी भी अनुस्वार में नहीं जाएगा, उसे किसमें परिवर्तित किया जाएगा? पंचम वर्ण में या पंचमाक्षर में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब देखो नियम को, तो देखो हमारे संधि में शब्द आ रहा है क्या? धै, यानी धी आ रहा है, नहीं आ रहा? अब धी स्पर्श व्यंजन है, देखो कौन सा? ते वाली लाइन, ते, थे, दे, धे, आ रहा है, नहीं आ रहा? तो स्पर्श व्यंजन से पहले अंग, नंग, वंग बुल रहा है, नहीं बुल रहा? सन, धी, तो धी से पहले न बुलाया, नहीं बुला? तो न पंचमाक्षर में बदलेगा, बिंदी अनुस्वार में नहीं, पंचमाक्षर में बदलेगा। अब पंचमाक्षर का सिस्टम क्या है कि जो अक्षर यहां आ रहा है उसी की लाइन का 5वां अक्षर लिखा जाएगा। तो कौन सी लाइन का है? धे, ते वाली लाइन का है या नहीं है? तो ते वाली लाइन का 5वां अक्षर क्या होता है? ने, और ने लगाया जाएगा और आगे क्या रहेगा? से। इसलिए फिर इसको शुद्ध क्यों? क्योंकि छोटी मात्रा अर्धवर्ण से पहले गुजारी जाती है, इसलिए संधि ऐसे लिखा जाएगा। जैसे आपके सामने कई जगह आपने देखा होगा, बहुत सीधे से शब्दों में लिख रहा हूं आपके समक्ष। जैसे मैंने लिख दिया, अधिकांशतः आपके द्वारा लिखा जाता है लिंग, अधिकांशतः आपके द्वारा लिखा जाता है क्या? संजय। लेकिन ध्यान रखना, ये सारे शब्द जो हैं व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। क्यों है? क्योंकि गे भी स्पर्श व्यंजन है और जय भी स्पर्श व्यंजन है, और स्पर्श व्यंजन से पहले अनुस्वार तो गैर कानूनन हो गया, नहीं हो गया? तो ध्यान रखना, गे कौन सी लाइन का है? के वाली का। तो के का 5वां स्थापित कर दो, तो लिंग शुद्ध ये तो हो गया अशुद्ध। अशुद्ध लिंग लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? गे पंचमाक्षर के रूप में आया, नहीं आया? इसी तरह संजय है, जय का 5वां लिखेंगे तो शुद्ध कैसा हो जाएगा? ये वाला संजय। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये तो हो गया संजय शुद्ध, ये हो गया अशुद्ध, ये लिंग अशुद्ध और ये लिंग शुद्ध। तो अब तो समझ गए होंगे कि संधि जो शब्द है ये अशुद्ध माना जाएगा और शुद्ध कौन सा माना जाएगा? पंचमाक्षर से युक्त माना जाएगा। ओके, अब हम देख रहे हैं केवल और केवल संधि सामान्य परिचय। केवल और केवल आज हमारे द्वारा क्या पढ़ा जाएगा? संधि का सामान्य परिचय। पूरे संधि टॉपिक को नहीं पढ़ रहे, क्योंकि संधि एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, इसके अंदर काफी टाइमिंग का सोर्स रहता है। इसका केवल और केवल आज हम एक सामान्य परिचय देख रहे हैं कि सामान्य रूप से इसका परिचय क्या दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज है संधि के बारे में हम जो मालूमात कर रहे हैं वो है कि संधि शब्द संधि का है या संयोग का है। तो सीधा सा ध्यान रखना, पहली चीज, संधि शब्द व्यंजन संधि का शब्द है। व्यंजन संधि का शब्द है। विशेष ध्यान रखना, संयोग का
नहीं। पहली चीज तो सीधी सी ध्यान रखना कि जो संधि शब्द है ये व्यंजन संधि का शब्द है, कोई संयोग का शब्द नहीं है। ओके। दूसरी चीज, इसका विच्छेद, इसका विच्छेद क्या होगा? तो सीधा सा ध्यान रखना, व्यंजन संधि का शब्द है तो व्यंजन संधि के नियमों से ही होगा या नहीं होगा? तो इसका विच्छेद सम प्लस धी होता है। क्या होता है? सम प्लस धी होता है। पहली चीज समझ गए। संधि शब्द कौन सी संधि का शब्द है? व्यंजन संधि का। दूसरी चीज क्या समझे? संधि शब्द का विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा सम प्लस धी। ओके। तीसरी चीज ध्यान रखने, संधि शब्द का लिंग क्या होगा? क्या ज्ञात कर रहे हैं कि संधि शब्द का लिंग क्या माना जाता है? चौथी चीज हम ज्ञात करेंगे क्या, कि संधि शब्द का वचन क्या होता है? संधि शब्द किस वचन का शब्द है? एक वचन का है कि बहुवचन का है? तो ध्यान रखना, संधि जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का शब्द है। किसका शब्द है? स्त्रीलिंग का। अब ध्यान रखना, आप सोच रहे हैं कि मैंने लिंग गलत लिखा है, तो रियलिटी है कि ये शब्द गलत है। आप चाहें तो इसको व्याकरण की शुद्धता में भी प्रदर्शित कर सकते हैं और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, और व्याकरण की शुद्धता में लिंग को इसी तरह लिखना होगा। अब बात करें कि वचन कौन सा है, तो संधि शब्द जो है वो एक वचन का शब्द है। कौन से वचन का शब्द है? एक वचन का शब्द है। संधि में एक वचन होता है। संधि का लिंग कौन सा होता है? तो संधि शब्द का लिंग स्त्रीलिंग माना जाता है। अब बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसके अंदर। तो फिर ध्यान रखना कि संधि जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि संधि शब्द का विलोम बताइए। आप ध्यान रखना, पटवार 2011, सेकंड ग्रेड 2013 और 2018 दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है कि संधि शब्द का विलोम बताइए। तो ध्यान देना दोस्तों, आपके एक गलतफहमी दिमाग में बिल्कुल तैयार बैठी हुई है कि संधि का तो हम करते हैं विच्छेद और समास का हम करते हैं विग्रह, और आप इसी आधार पर अपना डिसीजन ले लेते हैं कि संधि का तो विलोम होता है विच्छेद और समास का होता है विग्रह, जो कि उत्तर गलत है। राइट उत्तर क्या रहेगा? तो संधि का विलोम यदि जीवन में कभी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो ध्यान देना, इसका रियल जो विलोम होता है वो क्या होता है? विग्रह। क्या होता है? विग्रह। यदि ऑप्शन में विग्रह नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में किसको इस्तेमाल किया जाएगा? विच्छेद को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन विग्रह और विच्छेद दोनों ऑप्शन में है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? विग्रह को। और सेकंड प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? विच्छेद को। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी में राइट आंसर हमारा कौन सा माना जाएगा? तो माना जाएगा विग्रह। ओके। इसके बाद अगली चीज देख रहे हैं कि क्या संधि के कोई अन्य नाम भी है या नहीं है? क्या संधि को और भी किसी नाम से जाना जा सकता है या नहीं जा सकता? तो ध्यान देना, संधि को संस्कृत के अंदर और भी दो नाम दिए गए हैं। संधि को
संस्कृत के अंदर और भी दो नाम दिए गए हैं। वो दो नाम कौन कौन से हैं? तो एक तो नाम है संहिता। क्या नाम है? संहिता। और एक नाम है वो क्या है? सन्निधि। एक नाम क्या है? सन्निधि। तो संधि के और भी कितने नाम हो गए? दो। एक तो कौन सा? संहिता। और एक कौन सा हो गया? सन्निधि। अब आपसे पूछी जाए कि संधि शब्द के अंदर संज्ञा कौन सी मानी जाती है? क्या प्रश्न पूछ ले कि संधि जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा होती है? तो ध्यान रखना, इसके अंदर जो संज्ञा मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। क्योंकि संधि में भाव की प्रधानता होती है, सार्थकता की इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए संधि शब्द के अंदर जो संज्ञा मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? भाववाचक संज्ञा। अब इसके बाद देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम संधि के अर्थ। क्या देख रहे हैं? संधि के अर्थ। तो अब की बार हम देख रहे हैं क्या? संधि के अर्थ देख रहे हैं। तो देखो, कोई भी चीज का जब हमारे द्वारा अर्थ निकाला जाता है, किसी भी चीज का जब हमारे द्वारा क्या निकाला जाता है? अर्थ निकाला जाता है, तो उसका कोई एक अर्थ नहीं होता है। उसके अलग अलग लेवलों के आधार पर अलग अलग प्रकार से अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। लगभग हर शब्द के 2 से 3 अर्थ निर्धारित कर दिए जाते हैं। एक तो होता है उसका नॉर्मल अर्थ, जिसे हम सामान्य अर्थ के नाम से जानते हैं। एक होता है उसका शब्द का अर्थ, उस शब्द विशेष का अर्थ जिसे हम शाब्दिक अर्थ के नाम से जानते हैं। और एक होता है उसका विशेष या व्यवहार में प्रचलित होने वाला अर्थ, जिसे हम व्यावहारिक अर्थ के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर संधि के कितने अर्थ देखेंगे? तो वो देखेंगे 3 अर्थ। कौन कौन से? सामान्य अर्थ, शाब्दिक अर्थ और व्यावहारिक या विशेष अर्थ। तो देखते हैं, अब पहला अर्थ हम आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं, और वो पहला अर्थ आपका कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? सामान्य अर्थ। कौन सा है आपका पहला? सामान्य अर्थ। पहला बिंदु हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं, कौन सा? सामान्य अर्थ। अब देखिए इसके अंदर, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए, अपने आप आपकी चीज समझ में आ जाएगी। क्या संधि जो शब्द है ये पहली बार व्याकरण में निर्मित हुआ, या पहली बार इसका निर्माण कहीं अन्यत्र हो चुका था? इस सृष्टि में, इस संसार में संधि जो शब्द है ये पहली बार प्रयोग में व्याकरण में लिया गया, या कहीं अन्यत्र इसका प्रयोग पहले से चल रहा था? तो ध्यान रखना, संधि शब्द का सर्वप्रथम उपयोग व्याकरण में नहीं हुआ है। ये पहले से कहीं पर प्रचलित था, और वो प्रचलन का क्षेत्र था 2 राजाओं के मध्य संधि होती थी। 2 राजाओं के मध्य जब कोई समझौता किया जाता था, 2 राजाओं के मध्य जब कोई सुलह वार्ता होती थी, तो उसे एक नाम से जाना जाता था, और वो नाम था क्या? संधि। इसलिए संधि शब्द पहले से इस सृष्टि में प्रचलित था। तो अब आप देखें, जो शब्द जहां प्रचलित होगा उसका सामान्य अर्थ वहीं से संबंधित होगा या नहीं होगा?
तो संधि शब्द का जन्म राजाओं के मध्य होने वाले मिलन समझौते से था या नहीं था, तो इसका सामान्य भी अर्थ राजाओं से संबंधित होगा। तो जब दो राजाओं का मेल होता था, दो राजाओं का क्या होता था? मेल होता था। दो राजाओं का क्या होता था? योग होता था। दो राजाओं का क्या होता था? जुड़ने का भाव, तो जोड़ होता था, नहीं होता। इसी तरह दो राजाओं के मध्य क्या होता था? मिलन होता था, नहीं होता था। अब मिलन होगा दो राजाओं के मध्य, तो उनके मध्य मित्रता आयोजित होगी या नहीं होगी? उनके मध्य ये सब होने का कारण क्या था? क्योंकि उनके मध्य क्या हो जाता था? समझौता कर दिया जाता था, नहीं कर दिया जाता था। तो संधि का राजाओं के मध्य यही भाव था या नहीं था? इसलिए संधि का सामान्य अर्थ भी क्या लिखा गया? मेल, योग, जोड़, मिलन, मित्रता या समझौता। क्या क्या हो गया? मेल, योग, जोड़, मिलन, मित्रता या समझौता। ये सारे के सारे कौन से अर्थ कहलाते हैं संधि के? तो ये कहलाते हैं संधि के सामान्य अर्थ। कौन से कहलाते हैं? संधि का सामान्य अर्थ। अब दूसरा अर्थ हम आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं, वो है कौन सा? तो वो है आपका संधि का शाब्दिक अर्थ। दूसरा कौन सा लेकर के आ रहे हैं? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब शब्द विशेष का अर्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब शब्द विशेष का अर्थ। शब्द विशेष क्या है? संधि। शब्द विशेष क्या है? संधि। तो शाब्दिक अर्थ संधि शब्द से निकला है या नहीं है? तो सीधे से शब्दों में क्या कह दें? तो इसका मतलब समझो, फिर हम अपने आप इसको लिख लेंगे। तो संधि शब्द दो भागों में विभाजित हुआ, सम प्लस धी। कितने भागों में विभाजित हुआ? दो भागों। व्यंजन संधि के रोल से विच्छेद किया तो क्या बना? सम प्लस धी। अब सम का अर्थ क्या और धी का अर्थ क्या, इन दोनों के अर्थ को निकाल दिया जाएगा तो वो संधि का कौन सा अर्थ माना जाएगा? तो वो संधि का माना जाएगा शाब्दिक अर्थ। कौन सा अर्थ मान लिया जाएगा? संधि का शाब्दिक अर्थ। तो अब हमें देखना है कि संधि के इन दो शब्दों का अर्थ क्या है। तो पहली चीज ध्यान रखना, आपको एक चीज मैं यहां पर पहले समझा देता हूं। ये दो शब्द होते हैं, एक तो होता है सम पूरा और एक होता है सम आधा। एक तो क्या होता है? सम पूरा और एक क्या होता है? सम आधा। अब देखिए हमारे यहां सम आधा हलंत वाला आया है, पूरा नहीं आया। तो अब देखना, इन दोनों को हमने नाम देते हैं क्या? शब्द युग्म। एक जैसे दिखने वाले शब्द लेकिन जिनका अर्थ अलग अलग होता है, उन्हें हम कहते हैं शब्द युग्म। क्या कहते हैं? तो अब देखो, एक के हलंत है और एक के हलंत नहीं है। तो जो हलंत नहीं है, जो पूरा वाला सम है, इसका अर्थ होता है समान। क्या अर्थ होता है? समान। तो अब सोचना, शब्द युग्म का मतलब जिनके अर्थ अलग अलग हो, शब्द एक जैसे दिखाई देने वाले हो। तो शब्द का अर्थ तो अलग अलग होगा या नहीं होगा? शब्द तो अलग अलग अर्थ देगा या नहीं देगा? तो अब इस सम का अर्थ कभी भी समान तो हो नहीं सकता। तो इसका वास्तविक अर्थ होता है सम्यक। क्या अर्थ होता है? सम्यक। और अर्थ ले तो पूर्णतया, और अर्थ ले तो विस्तृत। ये किसके होते हैं? हलंत वाले सम के अर्थ माने जाते हैं।
तो अब वापिस हमारे मुद्दे पे चलते हैं। तो हमारा सम कैसा है, हलंत वाला। तो इसका अर्थ क्या निकला, एक अर्थ निकला सम्यक, और अर्थ निकाले तो क्या निकाले, विस्तृत, और अर्थ निकाले तो क्या अर्थ निकाले, पूर्णतया, और धी जो है उसका अर्थ होता है वो क्या होता है, धारण करना। क्या होता है, धारण करना। या फिर दूसरा अर्थ होता है क्या, मिलना। या फिर अर्थ क्या होता है, मिलना। अब इन दोनों अर्थों को जोड़ दिया जाएगा तो शाब्दिक अर्थ भी निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो संधि शब्द सम प्लस धी के योग से बना है तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा, सम्यक रूप से धारण करना, विस्तृत रूप से धारण करना, या पूर्णतया मिलना। तो अब मैं इस चीज को आपके समक्ष लिख भी देता हूं। क्या है कि संधि शब्द सम प्लस धी के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक रूप से धारण करना, या पूर्णतया मिलना, या पूर्णतया मिलना। समझ गए क्या कह रहा हूं, वापिस समझना कि संधि शब्द सम प्लस धी के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, सम्यक रूप से धारण करना या पूर्णतया मिलना। ओके, या विस्तृत रूप से धारण करना, या अच्छे तरह से, अच्छी ढंग से, ठीक प्रकार से मिलना, ठीक प्रकार से एक स्थिति को धारण करना ही क्या कहलाता है, संधि का शाब्दिक अर्थ के नाम से जाना जाता है। अब तीसरा अर्थ कौन सा आ गया हमारा, तो जो तीसरा अर्थ है वो कौन सा है, व्यावहारिक अर्थ। तीसरा कौन सा आ रहा है हमारा, तो वो है कौन सा, व्यावहारिक अर्थ। अब सबसे पहली चीज है कि आप पे व्यावहारिक शब्द लिखना ही नहीं आता, पहले तो ये लिखना सीखें। आप लोग ज्यादातर क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप लोग लिखते हैं व्यवहारिक, क्या लिखते हैं, व्यवहारिक, जो कि अशुद्ध होता है, शब्द ही गलत है। शुद्ध शब्द जो होता है वो कौन सा होता है, व्यावहारिक। कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर व्यवहार में इक प्रत्यय लग गया, और इक प्रत्यय जब भी लगता है प्रथम वर्ण में परिवर्तन को जन्म देता है। ए स्वर को आ में, ई स्वर को ऐ में, ऊ स्वर को औ में, और री स्वर को आर में प्रदर्शित कर देता है। तो देखो व्यवहार में मूल शब्द किससे मिलकर बना है, व्यवहार प्लस इक, इनसे ही मिलकर बना है, नहीं बना। तो व्यवहार में मूल शब्द जो है उसका प्रथम वर्ण क्या है, ये, क्योंकि वह तो व्यंजन है, यही तो प्रथम वर्ण है। अब यह प्रथम वर्ण में स्वर क्या है, ए, तो ए को किस में बदलेगा, आ में, और आ में बदलेगा तो वो क्या बनेगा, तो बनेगा व्याहार।
अब इसमें इक लगा तो क्या बनेगा, री, और क्या बन जाएगा, के। आपका शब्द बनेगा क्या, व्यावहारिक। तो व्यावहारिक शब्द अशुद्ध होता है और व्यावहारिक शब्द क्या होता है, शुद्ध होता है। अब इसको यहां से मिटाते हैं और फिर दूसरे अपने मुद्दे पर चलते हैं। तो अब हमारा मुद्दा क्या था, संधि का कौन सा अर्थ निकालना है अपने को, तो वो देखना है कौन सा, व्यावहारिक अर्थ। कौन सा अर्थ देखना है, व्यावहारिक अर्थ। तो वो व्यावहारिक अर्थ क्या है उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो व्यावहारिक अर्थ का मतलब क्या है, व्यवहार में चलने वाला अर्थ। तो व्यवहार में अर्थ चलता क्या है, तो पूरी संधि की रामायण को समझ लो है क्या। हमें दो शब्द मिलते हैं, एक प्लस से पहले और एक प्लस से बाद में विच्छेद के रूप में मिलते हैं, नहीं मिलते। इसका तो हम आखिरी और इसका हम प्रथम, इन्हीं वर्णों को प्रदर्शित करते हैं, नहीं करते। इन दो वर्णों को उठाते हैं, नहीं उठाते। और इन दोनों का क्या कराते हैं साहब, इनका क्या करा देते हैं, मेल कराते हैं। क्या कराते हैं, मेल। अब इन दो चीजों का मेल होगा तो इनसे कोई तीसरा ही वर्ण जन्म लेगा, नहीं लेगा। ये दो वर्ण मिले तो कोई तीसरे वर्ण का निर्माण करेंगे, नहीं करेंगे। और ये तीसरा वर्ण जो बनेगा वो नया बनेगा या पुराना बनेगा, तो नया बनेगा। ये जो तीसरा वर्ण आपका जन्म लेगा ये इनके जैसा बनेगा या कुछ हटके बनेगा, और हटके बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। और परिवर्तन को व्याकरण की भाषा में, परिवर्तन को व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। क्या कहते हैं, विकार। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो इधर जो बचा हुआ शब्द है, इधर जो बचा हुआ शब्द है और आपका ये जो बना हुआ अक्षर है, इन तीनों को मिला करके एक शब्द बनाते हैं। और यदि वो शब्द सार्थक बन जाता है तो संधि की प्रोसेस को पूरा कर देते हैं। यही तो कहते हैं या नहीं कहते हम, भाई संधि की प्रोसेस तभी पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब क्या निकला कि विच्छेद में दो वर्ण आएंगे, पहला और आखिरी। तो इसका आखिरी इसका पहला लिया, दोनों को मिलाया, मिलाने से तीसरा अक्षर बना, तीसरे अक्षर को बचे कुचे शब्दों के साथ जोड़ करके एक नया शब्द बनाया। यदि वो शब्द का अर्थ निकल जाता है तो वो संधि की प्रक्रिया को पूरा मान लिया जाता है। तो अब देखो यहाँ कर क्या रहे कि दो वर्णों का मेल हुआ, मेल से क्या उत्पन्न हुआ, विकार। क्या उत्पन्न हुआ, विकार। विकार कैसा निकला, नवीन, नया। और वो विकार कैसा हुआ, सार्थक। तो ध्यान रखना, अब यहां से हम संधि का अर्थ निकाल रहे हैं, वो भी कौन सा, व्यावहारिक अर्थ। तो संधि का व्यावहारिक अर्थ क्या होगा, नवीन सार्थक विकार। क्या होगा, नवीन सार्थक विकार। मतलब संधि में क्या उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा। वो विकार मतलब परिवर्तन, और वो विकार कैसा होगा, नया होगा। और वो विकार कैसा होगा, सार्थक होगा। उसे ही किस नाम से जाना जाता है, संधि के व्यावहारिक अर्थ से। तो 2 मिनट के लिए आपको एक परिचय का पूरा सार संक्षेप बता देता हूं। संधि शब्द जो है वो आपके हलंत संधि जो शब्द है, उस संधि शब्द की थोड़ी सी बात कर रहा हूं आपसे। तो संधि शब्द अनुस्वार वाला अशुद्ध होता है, पंचमाक्षर वाला शुद्ध माना जाता है। उसका कारण मैं आपको समझा चुका। इसके बाद संधि के सामान्य परिचय की हमने बात की थी। आज हम संधि तो पढ़ ही नहीं रहे, ओनली सामान्य परिचय देख रहे हैं। तो संधि शब्द संधि का शब्द है। संधि कौन सी मानी जाएगी, व्यंजन संधि, संयोग का नहीं है। संधि शब्द का विच्छेद क्या माना जाएगा, सम प्लस धी। यदि पूछ ले संधि में लिंग कौन सा है तो कौन सा है, स्त्रीलिंग। यदि पूछ ले संधि में वचन कौन सा है तो कौन सा बताना है, एक वचन। इसी तरह पूछ ले संधि का विलोम बताइए तो विशेष ध्यान रखना होता है विग्रह। विग्रह ऑप्शन में नहीं हो वो तो क्या मानेंगे, विच्छेद। लेकिन ऐसी स्थिति होगी नहीं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो विग्रह को ऑप्शन में जरूर दिया जाएगा।
नेक्स्ट अन्य नाम पूछे संधि के तो दो बता चुका हूं, एक तो संहिता होता है, एक क्या होता है, सन्निधि। इसी तरह संधि में संज्ञा कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी कौन सी, भाववाचक संज्ञा। फिर हमने संधि के अर्थों की बात की तो आपको बता चुका, संधि शब्द व्याकरण में जन्म नहीं लिया, संधि शब्द दो राजाओं के मध्य हुआ, तो सामान्य अर्थ वहीं से लिया गया, मेल है, योग है, जोड़ है, मिलन है, मित्रता है, समझौता है। फिर दूसरा हमने कौन सा लिया, संधि का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ माने शब्द का अर्थ, तो सम के अर्थ निकले सम्यक विस्तृत पूर्णतया, धी का अर्थ निकला धारण करना या मिलना, तो शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, सम्यक रूप से धारण करना या पूर्णतया मिलना। और नेक्स्ट हमने देखा कौन सा, व्यावहारिक अर्थ, कि व्यवहार में इसका क्या अर्थ होता है, तो व्यवहार में दो वर्णों का मिलन होता है, उनसे एक नई वर्ण का उत्पन्न होता है, नया वर्ण उत्पन्न होगा तो वो परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन सार्थक होता है, इसलिए नवीन सार्थक विकार के नाम से जाना जाएगा। अब इसके बाद हम संधि को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये हुआ संधि का एक सामान्य परिचय। फिर इसके बाद आपको आगामी क्लासों में संधि के बारे में और स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। इसी के लिए धन्यवाद।